Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. सबसे पहले हम बात करेंगे मीम कल्चर की एंड हाउ इंटरनेट इज शेपिंग आवर कल्चर। हम इसके बारे में बात करेंगे। देन नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। देन साइबर अटैक्स के बारे में, क्राइम्स के बारे में बात करेंगे। एंड मिशन क्रीप वर्सेस मैक्रो क्रेडिबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे IMF की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। आजकल एक नया दौर आ चुका है जहां पे अगर आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, आप अपने आप को पिछड़ा समझते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें डिजिटल कल्चर की, तो ये एक ऐसी शेयर्ड वैल्यू है, एक कम्युनिकेशन स्टाइल है या इंटरेक्टिव बिहेवियर है जो आपको इंटरनेट पे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने और इंगेज करने में हेल्प करता है। एंड ज्यादातर केसेस में ये एल्गोरिदम ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कोई स्केप रूट या ऑल्टरनेटिव स्केप नहीं देखने को मिलता है, बट आप ये कह सकते हो कि ये अब आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, इसे अटेंशन इकोनॉमी भी कहा जाता है। जहाँ पे एक आपके इकोनॉमिस्ट थे हर्बर्ट साइमन, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जैसे आपके हर रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट कमोडिटी है जो कि आप ये कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी में इनेबल्ड लोग हैं, ये ह्यूमन अटेंशन को एज अ रिसोर्स की तरह देखते हैं। एंड यहाँ पे आप ये मान के चलो कि आज की डेट में कंटेंट अवेलेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशन अबंडेंस के कारण लोगों का जो आप ये कह सकते हो कि फोकस है वो कम होता जा रहा है। तो मेंटल बैंडविड्थ जो है वो कम हो रही है। इसको लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, टेन करने की कोशिश करते हैं एंड सेल करने की कोशिश करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन एक जैसे नशे की तरह है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट्स हो गया या वॉच टाइम हो गया, या आपकी वीडियो की विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। एंड इससे आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि लोग ज्यादातर सेंसेशनल मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। देन अगर हम फीडबैक लूप्स की बात करें, तो यहाँ पे जो फीडबैक्स हैं, जैसे जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो इन्फिनिट स्क्रोलिंग है एंड कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल मैकेनाइजेशन है, ये एक तरह की नशे की आदत डालता है एंड आपको डोपामाइन रिलीज करता है। आप एक पर्टिकुलर टाइप की रील देखने लगते हैं तो उसी टाइप की रील्स आपको मिलती रहती है। तो एक तरह से ये आपको फिल्टर बबल में डाल देता है, जो कि इंफॉर्मेशन का एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर सेम टाइप का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिस तरह का आप देखना पसंद करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, यहाँ पे इसकी वजह से इमोशनल बॉन्डिंग जो है पेरेंट्स की और बच्चों की, उसमें असर पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज नहीं हो पाता है। मोर ओवर यहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन भी बच्चे में कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा लाइक को रेगुलेशन लाइक नहीं कर पाता है एंड कहीं ना कहीं टेंट्रम शो करता है। उसके साथ साथ सोशल स्किल भी वीक हो जाते हैं, जैसे बच्चा आई कांटेक्ट बनाने में कोशिश ज़्यादा नहीं करता है एंड कहीं ना कहीं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स है वो वीक रह जाती हैं। एंड इससे लर्निंग आउटकम पे भी असर पड़ता है। कहते हैं कि भाई अब ब्रेन जो है वो रॉट होता जा रहा है इस तरह की सोशल रील्स के थ्रू, ऑब्सेशन के थ्रू। कहीं ना कहीं डिजिटल डोमेस्टिक बाउंड्रीज इरोड हो चुकी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कैसी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, फैमिलीज के विद इन मिस इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे सोशल फॉटलाइन भी, यानी हिंदू मुस्लिम्स या लाइक आप कह सकते हो एंटी इंडियन, प्रो इंडियन, ऐसी कई कम्युनिटी आपकी बनी हुई है जो टॉक्सिक बिहेवियर को कहीं ना कहीं उजागर करती है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक ये डेमोक्रेटिक स्पेस है जिससे लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के लिए आपको हेल्प करता है एंड सोशल मोबिलिटी के लिए भी आपको हेल्प करता है। आप लाइक लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक माइंडेड। एंड मोर ओवर ये आपके एक्सप्रेशन और अफेक्शन को भी शो करता है। तो कहते हैं इसमें अब डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है एंड इसे रेगुलेट करने की जरूरत है लोकलाइज वे में। एंड यहाँ पे एल्गोरिदम में ट्रांसपेरेंसी लाइए ताकि मीनिंगफुल वे में हम इस सोशल मीडिया को यूज कर सके। तो इसके रिगार्डिंग ये दो आपके क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। आइए बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा, ईरान जो है, ईरान कोशिश कर रहा था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुश करने की। तो यहां पर इस रिगार्ड में एक ट्रीटी बहुत साल पहले साइन की जाती है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। बट लेटर ऑन जब ट्रंप आते हैं, ट्रंप इससे वॉकआउट कर जाते हैं, जिसके बाद न्यू सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं ईरान के ऊपर।
कहा जाता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आपकी साइन की गई थी और इफेक्ट में आते हैं 1970 में। ऑल्दो इंडिया भी इसको सपोर्ट नहीं करता बिकॉज क्योंकि ये वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटता है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट और एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो वो न्यूक्लियर स्टेट बन गए, एंड जो उसके बाद टेस्ट कंडक्ट किए उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब इंडिया का कहना है कि भाई आप एक रोड मैप प्रोवाइड करो जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर वेपन को खत्म करो, कोई न्यूक्लियर स्टेट होनी ही नहीं चाहिए। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अंदर आपके P5 आ जाते हैं और अगर हम देखें नॉन न्यूक्लियर वेपन में बाकी सभी कंट्रीज आ जाते हैं। अब इनमें एक समझौता हुआ कि नॉन न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन को प्रिक्योर करने की कोशिश नहीं करेंगे, एंड जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ये इस टेक्नोलॉजी को किसी देश को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसके आर्टिकल 6 में ये बाइंडिंग्स है सिग्नेटरीज के लिए कि भाई आप जब भी इस तरह की कोई चीज देखते तो आप उसको रिपोर्ट करें। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म रेस को रोकने की बात की गई थी। तो कहा जाता है कि भाई इसमें सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज के लिए यूज करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, सऊदी और नॉर्थ कोरिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसके सिग्नेटरी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था बट बाद में विड्रॉ कर दिया, एंड साउथ सुडान ने तो कभी इसके साथ साइन किया ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया इसके डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क से नाराज है कि भाई ये क्या होता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, सिक्योरिटी रिस्क है हमारे को। भाई हमारे दोनों दुश्मन चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, अपने लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि अपन डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं कर सकते। फिर न्यूक्लियर पावर, हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर है भाई, क्यों हमने क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करते हैं, नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं। इवन आप ये मान के चलो कि इसकी वजह से 2008 में हमारे को आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वेवियर भी मिला। अब अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1996 में एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया था, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि भी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के ऊपर फोकस कीजिए, और हमने इसको इक्वली सपोर्ट करने की बात की थी। कहते हैं कि भाई देखो, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए हैव और हैव नॉट्स के बीच में। हमें डिप्लोमेटिक जो क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है यहाँ पर यूएस, उसको मल्टीलेटरल फोरम के अंदर ये इंश्योर करना होगा कि भी किसी भी तरह से हम सभी देशों को इस बात के लिए रजामंद करें कि भाई न्यूक्लियर वेपन कोई भी ना रखे। तो कहते हैं कि भाई अपने को यहाँ पे बेंचमार्क डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वेरिफिकेशन। आप आओ जब मर्जी हमारे न्यूक्लियर रिसर्च को चेक कर सकते हैं। बस हाँ, कुछ केसेस में आप ये कह सकते हो कि भाई मिलिट्री ग्रेड के जो वेपन्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए उसके लिए आप यहाँ पे उसको चेक नहीं कर सकते। बाकी जगह पर तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो आके वैलिडेट कर सकती है। हमारी जो पॉलिसी है वो मैड पॉलिसी है। मैड पॉलिसी मतलब म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। भाई अगर आपने मुझे मारा, न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया, तो डेफिनेटली मैं भी रिटेलिएट यहाँ पे करूंगा। तो ये याद रखना, ये मेंस का क्वेश्चन है और ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस साल लगभग 28 लाख साइबर केसेस देखने को मिले, जिसमें भारत के 20,000 करोड़ जो है वो पानी हो गए। ज्यादातर केसेस में ये आपको गोल्डन ट्रायंगल और कंबोडिया से अटैक ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, इसको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। वैसे इसके लिए गाइडलाइंस आपकी मेईती बनाती है। आईटी एक्ट और डीपीडीपी एक्ट, ये दो एक्ट है जिसके थ्रू इसको कवर किया जाता है। तो इसमें मालवेयर क्या होता है? एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर जो कि आपके पर्सनल डाटा को फेच करने की कोशिश करता है। फिशिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको ऑथेंटिक दिखने वाला एक मेल भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है या वेबसाइट का लिंक भेजा जाता है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे छीन ली जाती है, चुरा ली जाती है। एंड सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू लोगों को ट्रिक किया जाता है, जिससे उनके साथ सिक्योरिटी आप ये कह सकते हो कि मिस्टेक की करवा दी जाती है, जिससे उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। मैन इन मिडल मतलब आप दो चीजों के बीच में, जैसे आप किसी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहे हो, एक पर्सन बीच में आके आपकी सारे डाटा को ले जाता है। तो यहाँ पे मैन इन मिडल ऐसी भी एक आपके अटैक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें पेमेंट करने गए, बट उस पेमेंट पे किसी ने अपना पेज यहाँ पे पेस्ट कर रखा था। कोई भी पेमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो सीधा पैसा उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जरिया है जिसको आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? डाटा गैदरिंग। किसी से भी लोकल या कहीं से भी आधार या उससे रिलेटेड डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, पर्सनल डाटा मिला, उस बंदे के बारे में जाना,
फिर हम सोशल इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, स्कैमर प्रिटेंड करते हैं या तो वो कस्टमर, पुलिस या नारकोटिक ऑफिसर के तौर पे। अब वहां पे विक्टिम के नाम वगैरह के बारे में बताते हैं कि भाई आप ये बोल रहे हैं, अच्छा आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपके किसी लाइक पार्सल में से कोई नारकोटिक ड्रग्स वगैरह मिली है। यहाँ पे स्काइप या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ये फेक ऑफिसर्स वगैरह सर्वेलेंस करते हैं या डिजिटल अरेस्ट का नाटक करते हैं एंड फिर पर्सन को कहते हैं कि भाई ठीक है तेरा नाम क्लियर कर देंगे, बस इतने पैसे हमें दे दे। तो वो पर्सन वहां पर इसमें फंस जाता है। तो कहते हैं कि भाई अगर आपको डिजिटल इकोनॉमी में ट्रस्ट मेंटेन करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए। एंड इसमें अगर आप करते हैं, डाटा की रिलायबिलिटी रहती है, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। मोर ओवर यहाँ पे डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेल्थ को भी हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इस वजह से भी ये बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब चाहे आपकी आरबीआई है, सेबी है या कोई भी आपकी इंस्टीट्यूशंस है जो जिस भी तरीके से डिजिटल थिंग से रिलेट करता है तो उसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप डिफेंसिव एआई को यूज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे आप नेशनल साइबर हाइजीन मूवमेंट को स्टार्ट कीजिए जहाँ पे लोगों के बीच में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप देखते हैं। आइए बात करते हैं मिशन क्रीप एंड माइक्रो क्रिटिकलिटी की। तो देखो अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे दो मिशन स्टार्ट किए गए। मिशन क्रीप क्या है? आईएमएफ कहता है कि भाई हम बियॉन्ड कोर रोल अब क्लाइमेट फाइनेंस, जेंडर एंड पेंडेमिक को भी फोकस करेंगे। एंड मिशन मैक्रो क्रिटिकलिटी की बात की जाए तो ये यहाँ पर मैक्रो स्टेबिलिटी के ऊपर इनकी फोकस है, लाइक ग्रोथ के ऊपर, बैलेंस पेमेंट के ऊपर। तो ये इनके दो कोर फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कहते अब ये ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस थी जो 1944 में हुई थी, इससे दो इंस्टीट्यूशन निकल के आए थे, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा आपका आईएमएफ। तो यहाँ पे अगर हम आईएमएफ की बात करें तो ये अपनी 3 रिपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड दूसरा ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड तीसरा फाइनेंशियल मॉनिटर के लिए। अब कहा जाता है कि भाई इसमें लोगों का कोटा है। कोटा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जहां पर आपकी इकोनॉमी का साइज और आपका क्या ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो उस हिसाब से देखा जाता है। अब उसके बेसिस पे आपको वोटिंग राइट मिलते हैं। एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक बफर है जो, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिजर्व है, कोई करेंसी नहीं है, बट यहाँ पे 5 मेजर करेंसीज की एक बास्केट है जिसमें यूएस डॉलर आ जाता है, यूरो आ जाता है, चाइनीज रेनबी आ जाता है, जापानीज येन आ जाता है एंड ब्रिटिश पाउंड आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका रोल क्या है कि भाई लेट्स से कोई भी कंट्री है उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, तो ये यहाँ पे उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि रोबस्ट इकोनॉमी को हम प्रमोट कर सके। बाकी सर्वेलेंस करता है 119 देशों की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जहां पर इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट एंड करेंसी इंस्टेबिलिटी को फोकस में रखा जाता है ताकि आने वाले समय में कंट्रीज के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाए। ये दो आपके क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो आप देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।